नमस्कार, मैं हूं आपका अभिषेक और आज मैं फिर से एक बार आपके सामने आ चुका हूं एक नए टॉपिक को लेके। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सुविधाओं में जो अभी प्रॉब्लम चल रही हैं, यूजीसी। तो शुरुआत करते हैं। देश के असली मुद्दे और हमारी आंखें किस बात से हट रही है? आज देश में असली मुद्दों से ध्यान हटाकर धर्म, जाति और बेकार के विवादों को जानबूझकर चर्चा के केंद्र में लाया जा रहा है। जबकि बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ हवा, शिक्षा और आम आदमी की जरूरतें लगातार नजरअंदाज हो रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आज लोग चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हों, अपने स्वार्थ और डर की वजह से गलत के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अगर यही चलता रहा तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, बल्कि फिर उसी स्थिति में लौट जाएगा जहां से निकलने की बात की जाती है। सबसे पहला हमारा टॉपिक आज का है बेरोजगारी, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसे दबाया जाता है हमेशा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर लगभग 4.8 से 5% के आसपास बताई जाती है, लेकिन स्वतंत्र अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है। जब हम वास्तविक बेरोजगारी और अधरोजगार मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट जोड़ते हैं तो आंकड़ा ये 10% या उससे अधिक हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग कौन सा होता है? तो युवा वर्ग, जिसकी उम्र 15 से लेकर 29 वर्ष की होती है। इसमें दूसरे जो सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग लोग वो होते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास डिग्रियां है लेकिन काम नहीं है उनके पास। अस्थायी और कम वेतन वाली नौकरियां भी इसी के जद में आती हैं। सवाल यह नहीं है कि भाषण सुनने कितने हुए, कि सवाल यह है कि स्थायी रोजगार कितने पड़े हैं। भाषण देना और उस पर अमल करना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब हम आते हैं इसमें पर कैपिटा इनकम, जीडीपी के हिसाब से। तो इसमें हम ये देखते हैं कि नॉमिनल पर कैपिटा जीडीपी 2025 के आईएमएफ के डेटा के हिसाब से भारत का $2,818, मतलब लगभग 2,35,000 रुपया सालाना एक आदमी किया है। और पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, मतलब एक आदमी एक साल में कितनी खर्चा कर सकता है, उस हिसाब से देखा जाए तो $12,000, $12,101 भारत का पीपीपी है। इसका मतलब है कि देश की कुल अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन हर व्यक्ति की औसत आय विकसित देशों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। अब हम आते हैं अगले मुद्दे पे, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि कागजों में ठीक है बट जमीनी हकीकत काफी अलग है। इसको हमने कोरोना में भी फेस किया था इस चीज को। कोरोना के समय जब सब लोग ऑक्सीजन, दवा और अस्पताल के बेड के लिए तड़प रहे थे, तब कहा गया था संसाधन। लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव आया, हर परिवार को 10,000 देने की घोषणा कर दी गई। सवाल ये नहीं पैसे दिए गए, सवाल ये है कि जिंदगी बचाने के लिए पैसे क्यों नहीं थे। डॉक्टर पॉपुलेशन अनुपात अगर आप निकालते हैं तो राष्ट्रीय औसत 1:811, मतलब 811 मरीज पे एक डॉक्टर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये 10,000 पर एक डॉक्टर हो जाता है। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी का 2 से 3% है, मतलब कि और आउट ऑफ पॉकेट खर्च लगभग 47% है। यानी इलाज महंगा और आम आदमी के लिए बीमारी अब आर्थिक सजा बन गई है। साफ हवा अगला हमारा टॉपिक है। ये एक अदृश्य है लेकिन जानलेवा संकट है। भारत में हर साल लगभग 2.18 मिलियन मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। दिल्ली एनसीआर और उत्तरी भारत में पीएम 2.5 स्तर जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सीमा से कई गुना अधिक है। लैंसेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पीएम 2.5 प्रदूषण से मौतें लगभग 1.718 मिलियन, मतलब 2010 की तुलना में 38%, 38% ज्यादा थी। अब आते हैं साफ हवा सिर्फ धुंध धूल नहीं है, यह जीवन को सीधे प्रभावित करती है। लेकिन यह मुद्दा कभी चुनाव या राजनीतिक बहस में केंद्रित नहीं होता। इसकी वजह से लोग मरते हैं, लेकिन केवल मरने की राजनीति होती है, उसके अलावा उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। धर्म और अगला हमारा टॉपिक है धर्म और जाति की राजनीति। मतलब ध्यान भटकाने का सबसे आसान तरीका है कि आप धर्म और जाति की राजनीति लाइए और बाकी जो नेसेसरी मुद्दे हैं, जैसे धर्म और जाति समाज की सच्चाई है, लेकिन जब इन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से ऊपर रखा दिया जाता है तो ये विकास नहीं बल्कि ध्यान भटकाने की राजनीति बन जाती है। लोगों को आपस में लड़ाकर सवाल पूछने की ताकत छीनी जाती है और सरकारों को जवाबदेही कम हो जाती है। धर्म जाति का इस्तेमाल अक्सर वोट बैंक और राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रदूषण का ध्यान कम होता है। मेरा मानना यह है कि देशभक्ति का मतलब चुप रहना नहीं है। देशभक्ति का मतलब सही सवाल पूछना होता है। अभी हाल ही के दिनों में एक नया बिल आया जिसकी वजह से सारे सवर्ण छात्र इसके विरोध में उतर गए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। इसमें विरोध के तथ्य ऐसे दिखाया जाता था। इसका असली उद्देश्य ये था कि उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में जो जात कास्ट आधारित जो भेदभाव होते हैं तो उसको कम करना था। लेकिन इसमें विरोध में सामान्य वर्ग के छात्रों का यह तर्क है कि समान श्रेणी के छात्रों को शिकायत निवारण का अधिकार नहीं है। दूसरा, झूठी दुर्भावनापूर्ण शिकायतों का कोई पेनल्टी नहीं है। और तीसरा, इक्विटी कमेटी में असंतुलित गठन, पक्षपात का डर है। और चौथा इसमें यह है कि अस्पष्ट शब्दावली, जिसकी वजह से दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है। और पांचवा हमारा टॉपिक है छात्रों और समाज में व्यापक प्रतिक्रिया। तो विभाजन की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण कहीं ना कहीं उसके कॉलेज स्कूल से ही होता है। अगर आप वहीं पे इस टाइप की विभाजनकारी नीतियां लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरे आने वाले समय को बर्बाद कर सकती है। इसका नतीजा कैंपस में निगरानी, डर और असमानता की संस्कृति पैदा कर सकता है।
तो कुल मिला के छात्र नेताओं का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि जब उन्हें लगता है कि लड़के या फिर अगर उस देश के लोग अब बेरोजगारी पे और अपनी मूलभूत सुविधाएं पे बात करेंगे, तो वो तुरंत एक कहीं ना कहीं नया ठीकरा फोड़ते हैं। या तो धर्म से रिलेटेड हो जाता है या फिर वो कहीं ना कहीं कास्ट से रिलेटेड लाके ठीकरा फोड़ देते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बढ़िया सुविधा नहीं मिलने की वजह से कितनी प्रॉब्लम आई। आपको भी पता होगा और सबको पता है कि गांव में उस समय कितने लोग मरे थे। एक्चुअल डाटा क्या था और सरकारी डाटा क्या था। अगर गांव में अगर कोई लोग मर रहे हैं, 10 लोग मर रहे हैं, मतलब समझिए कि अगर सरकारी डेटा में वो 1 या 2 की ही गिनती होती थी। तो उसी सेम प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं सच में बहुत बेकार स्थिति में, अभी जर्जर स्थिति में है। और इस हिसाब से देखा जाए तो शहरों में तो ठीक, लेकिन गाँव की स्थिति बहुत बद से बदतर है। मैं रहने वाला बलिया जिले का हूँ, लेकिन वहाँ भी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेकार हैं कि अगर आपको बुखार से ज़्यादा कुछ होता है तो तुरंत आपको रेफर का गेम खेला जाता है। आप अगर जिला अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको तुरंत एम्बुलेंस के ड्राइवर को मिलवाया जाएगा कि जाइए अब आप रेफर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इतने देश को लगभग आजाद हुए लगभग 78 साल के आसपास हो चुके हैं, 78-79 साल, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, सरकार टैक्स ले रही है, मध्यम वर्गीय टैक्स दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। नेताओं को जाने के लिए पैसे हैं, उनको जाने के लिए सुविधाएं, हर सुविधाएं मिलती है, उनको अलग से अलाउंसेज मिल रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या, जो आपको वोट देते हैं, जो आपको टैक्स देते हैं, तो क्या आप कहीं ना कहीं आप उनके साथ दुर्भावना कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं आज के टॉपिक में। तो मेरी सरकार से यही विनती है, बेहतरीन काम हो रहा है कई सारे विभागों में, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है बढ़िया, बिजली में बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटी अभी भी काफ़ी फिसड्डी है। तो बंद करते हैं इस टॉपिक को, मिलेंगे हम अगले टॉपिक।